नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। इमरान खान 24 घंटे के बाद कैमरे पर आए और सीधे सीधे मोदी की बात की। नरेंद्र मोदी का नाम लिया, मोदी सरकार का जिक्र किया, भारत का जिक्र किया। क्या पाकिस्तान सरेंडर करने वाला है? क्या पाकिस्तान अब नहीं बचेगा? क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन उससे छीन लिए जाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान में चारों ओर सन्नाटा है, युद्ध की आहट है, बहुत घबराहट है। इमरान और शहबाज एक दूसरे के विरुद्ध हैं। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं और ऊपर से मोदी का डर भी ऑल टाइम हाई है। हिंदुस्तान के किस हथियार को देखकर पाकिस्तान कांप रहा है? नरेंद्र मोदी सीरियस हैं? पाकिस्तान क्यों इतना नर्वस है? समझते हैं इस रिपोर्ट से। क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सरेंडर करेगा? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे? आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इमरान ने कैमरे पर बहुत बड़ा हिंट दिया है, बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए, और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू होगी। मोदी का ऐसा खौफ क्या पाकिस्तान को अभी से लगने लगा है एक और संभावित युद्ध का शौक? नरेंद्र मोदी जी बोल दें कि पाकिस्तान कब्जा करना है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की हेडलाइन पढ़िए, युद्ध का डर देखिए। कल सुबह 9 बजे के चाय जो होगा वो इस्लामाबाद में पिएंगे इंडियन आर्मी। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर भी वही लाइन, डेली टाइम्स पर भी वही तस्वीर, वही हेडलाइन, बॉर्डर पार खौफ बेहद हाई। औकात नहीं है तेरी हिंदुस्तान के आगे अभी लड़ने की। सोचिए, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इमरान और शहबाज आमने सामने हैं। इमरान फौज और शहबाज पर हमलावर हैं। शहबाज इमरान के पीछे पड़े हैं। ट्वीट पे ट्वीट दागे जा रहे हैं। इमरान भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया बम फोड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डालने का नहीं, उनके मर्डर का प्लान शहबाज ने बनाया है। इमरान खान को रास्ते से हटाओ। वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना, इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इस बीच इमरान ने मोदी पर ताजा बयान दिया है। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने ही वाला है? युद्ध को लेकर इमरान ने क्या इशारा दिया है, शहबाज ने क्या कहा है, पूरी डिटेल आगे देंगे। पहले पाकिस्तान के भीतर की तस्वीरें देख लीजिए। इमरान सपोर्टर्स, शहबाज सपोर्टर्स मरने मारने पर आमादा है। दोनों तरफ से गाली गलौज, तू तड़ाक, बस यही हो रहा है। और इन सब के बीच इंडिया के डर का पाकिस्तान में लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हम बदनाम है, इससे ज्यादा हमने क्या बदनाम होया? थू थू करती है दुनिया हमारे पे, इंडिया हमारे पे थू थू करता है। तुम लोग भिखारी नंगे। तुम अब बताइए किस मुंह से यही एस्टेब्लिशमेंट आपको और हमें इस बात पे मजबूर करिए कि हम इनको अपना बाप मान लें? कैसे मान लें हम इनको? हम इनको नहीं मानेंगे। हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है। दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए हैं। वो भी हंस रहे हैं, वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। आजादी किससे लेनी है? आप कह रहे हैं लेके रहेंगे आजादी। आप आजाद, ये गुलाम है, हम आजाद कहाँ हैं? आजाद होते तो ये होता, आजादी में ये होता है, ये गुलामी में होता है, ये गुलामी में हम से आजादी ले। आजादी ये जो लुटेरे डाकू जो गुल्लू बाट ये ऊपर बैठे हैं, इनसे आजादी लेनी है हमने। हम कहते हैं हमारे पे इंडिया हंस रहा है, हमारे पे इसराइल हंस रहा है। हम अपने हरकतें इस तरह की हंस रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हंस रहे हैं, क्योंकि हमारी हरकतें इनकी अच्छी नहीं है। 75 साल से ये कहा गया इंडिया दुश्मन है, आज दुश्मन तो ये है। सोचिए, भारत 70,500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी देता है और पाकिस्तान में युद्ध की आहट शुरू हो जाती है। खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी औकात ऐसी हो चुकी है हिंदुस्तान के आगे कि अगर आज रात को नरेंद्र मोदी जी बोल दें कि पाकिस्तान कब्जा करना है, तो कल सुबह 9 बजे के चाय जो होगा वो इस्लामाबाद में पिएंगे इंडियन आर्मी। तुम्हारी हालत पतली है, औकात नहीं है
तेरी हिंदुस्तान के आगे अभी लड़ने की। अगर आज रात को हिंदुस्तान जो है वो पड़ोसियों के ऊपर हमला बोल दे, सुबह की चाय इस्लामाबाद में होगी और पूरी दुनिया में से एक देश नहीं बोलेगा कि भाई ये क्या हो गया। सब बोलेंगे अरे भिखारी से जान छूट गई रे, रोज रोज मांगने आता था। अभी पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है दोस्तों, क्या हिंदुस्तान अभी इसी महीने में 8 अरब रुपए के वेपन्स खरीदने वाला है और ज्यादा। इसका क्या मकसद है? ये बोल रहे हैं कि ये लोग, इनकी मीडिया कह रही है, उर्दू में लिखा हुआ है कि भारत जो है वो खून की नदी में उतर रहा है। भारत के वेपन खरीदने से पड़ोसियों को तकलीफ है। बोल रहे हैं कि ये वेपन क्यों खरीद रहे हैं? ये तो खूनी खेल है जो ये लोग खेल रहे हैं। तू बड़ा शरीफ बच्चा है भाई। वेपन भारत खरीद रहा है और रातों की नींद तेरी उड़ी है। 5 से 6 घंटे लगेंगे पूरे पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और रही बात इनकी पुस्की बम की, उसमें पेट्रोल ही नहीं आगे जाने के लिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए हथियार खरीदना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत जब भी ऐसा करता है पाकिस्तान थर-थर कांपने लगता है, हिंदुस्तान के फायर पावर से सहम उठता है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 30 साल में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के अलावा चीन और पाकिस्तान भी अग्रेसिव तरीके से हथियार खरीद रहे हैं। एशिया के इन देशों में हथियारों की बिक्री बढ़ने की एक वजह हाल के दिनों में तनाव का बढ़ना है। मैं अपने पड़ोसियों को एक शब्द में समझाना चाहता हूं कि बेटा, हिंदुस्तान ये जो वेपन खरीद रहा है या खरीदे हैं, ये तेरे लिए नहीं है। तू घबरा नहीं। अब मैं तेरे को गारंटी देता हूं, तेरी औकात नहीं है कि भारत तेरे लिए इतने ज्यादा वेपन खरीदेगा। भारत, मैंने पहले कहा है कि ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है, तो दुनिया की नजरें हैं हिंदुस्तान के ऊपर। तो वो वेपन नहीं खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? अभी दुनिया के साथ लेवल पे, सुपर पावर कंट्रीज के साथ हिंदुस्तान लेवल पे चल रहा है, तो भाई उसे तो वेपन खरीदने पड़ेंगे। आप भी ये सब कुछ खरीद सकते थे, लेकिन क्या है, आपके अंदर कीड़ा जो था आतंकवादी का, आपके अंदर वो 2 सर वाला कीड़ा, जिसका एक सर हाफिज सईद था और दूसरा सर उसका अजमल कसाब था, वो कीड़े ने आपको अंदर से खा खा के खोखला बना दिया। अब भुगतो। मगर पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। पहले खबर आई कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए IMF ने यह शर्त रख दी कि पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार सरेंडर करने होंगे। इसके बाद इमरान ने कैमरे पर आकर शहबाज की सरकार पर बड़ा हमला कर दिया, मुल्क को खतरे में डाला, ये तक कह दिया। IMF ने हमें कहा कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को। यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही। मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए, और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू हो गई है कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें। पाकिस्तान में परमाणु हथियार सरेंडर करने वाला पैनिक ऑल टाइम हाई है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं, ज्यादातर मेड इन चाइना ही हैं, जबकि भारत के पास 160 परमाणु बम हैं। यानी इमरान को यह डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए तो हिंदुस्तान हमला कर देगा, पाकिस्तान को तबाह कर देगा। वैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियार सरेंडर करने वाले शोर के बीच सोमवार को ही खबर आई कि ऐसा कुछ नहीं है। IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन पर्दे के पीछे लोन के लिए पाकिस्तान ने IMF से क्या डील की थी, इसे लेकर वहां माहौल गर्म है।
रही बात न्यूक्लियर वेपन की, तो अभी वहां के हालात ऐसे हैं कि अगर IMF से लोन न मिला तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बेचने शुरू कर दे। कुछ दिनों पहले ये खबर भी आ चुकी है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भारत के पास भी मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज और सारे, भारत के पास भी एटॉमिक प्लान है, तो ये पाकिस्तान से डिमांड क्यों की जा रही है, भारत से क्यों नहीं की जा रही? तो इसका आसान सा जवाब है कि भारत इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। भारत भी बेचता भी है, पाकिस्तान तो चलो ये मिसाइल इलीगली बेचता है, लेकिन भारत तो लीगली बेचता है। तो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान उन मुल्कों को बेचता है जो कि अमेरिका की या वेस्ट की नज़र में शरारती हैं, जैसे ईरान है, जैसे लीबिया है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। भारत की मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान आफ्टर ऑल शरारत से तो बाज नहीं आता। यानी अधर में लटके पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है। इसीलिए पाकिस्तान के 67% युवा देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। वो न इमरान को चाहते हैं, न शहबाज को पसंद करते हैं। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ी हालत खराब है, एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं। वहां पे जो है वो शहबाज शरीफ बोल रहा है कि मैं पंजाबी नहीं, मैं पठान हूं और इमरान खान बोल रहा है कि मैं पठान नहीं, मैं पंजाबी हूं ये एक दूसरे को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो भी हो रहा है, बड़ा ऐसा लग रहा है मैं साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूं। हालत बड़ी खराब है, डंडे पत्थर बड़े सख्त पड़ रहे हैं। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान मजाक बनकर रह गया है, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो दिन रात या तो इंडिया इंडिया जपते रहते हैं या मोदी को कोसते रहते हैं। इमरान ने सोमवार को यही किया और अपनी पार्टी पर शहबाज के एक्शन को हिंदू राष्ट्र से जोड़ दिया। जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया, क्या किया? इंसानों को तकसीम कर दिया। उसने हिंदू नेशनलिज्म को उठा दिया कि आप बहुत कोई अजीम कौम है, बाकी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके, तो वो सारा नफरतें फैला के उसकी पावर बढ़ गई। एक और मजेदार बात यह है कि लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थक पाकिस्तान की फौज को गाली देते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को शहबाज का एजेंट बताते हैं और इमरान कैमरे पर आकर उसी पाकिस्तानी फौज की मान मनोबल करते हैं। इशारों इशारों में कमबैक के लिए अपनी आर्मी से ही भीख मांगते हैं। पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो ये अब जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में। पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था। मौत का खौफ नहीं है उसको अपने मुल्क का खौफ है। इस वक्त मुझे डर यह है कि ये जो लोग जिनके सिर्फ जाती इंटरेस्ट है, ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की अवाम अपने मौजूदा हुक्मरानों और पूर्व पीएम की हरकतें देख रही है, सब कुछ नोट कर रही है। साथ ही साथ कई दिनों से यह भी कह रही है कि मोदी से ही सीख लो, मोदी से ही सबक लो, इंडिया से तो पंगा बिल्कुल मत लेना, अब तो इंडिया से दोस्ती कर लो। वो लोग खुश है, हमें क्यों सर दर्द है? पहले हमें अपना सर दर्द तो यही तो मैं कह रही हूँ, हमने पाकिस्तान को 371 सेकेंड आर्टिकल 35A और 370A उन्होंने किया है, उन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है, एंड दे आर डूइंग सो वेल। वहाँ पे वो सारा कुछ कर रहे हैं, उन्होंने तो करके दिखाया कि भाई मैं 370A भी इंडिया ने ख़त्म किया है, 35A भी ख़त्म कर दिया और वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो रही है जैसे वहाँ के लोग बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा। दे हैव एक्सेप्टेड इट हार्टेडली।
जबकि हमने जस्ट शो करवाने के लिए। कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया आपने। भारत जो हमारा नेबर कंट्री है वो दुनिया में ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। बहैसियत पाकिस्तानी, पहले मुझे ये बताएं, इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, बल्कि बिल्कुल करीब है सुपर पावर बनने के। हमारे पास क्या है, हम अभी तक इस बात पर खुश होते हैं कि टी इज़ फैंटास्टिक, और उसके साथ हमारी टांग फौज जो है बॉर्डर पे ज़्यादा ऊंची जाती है। बेशक उनकी बात सही है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है और हमें इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। चलो जल्दी हम सारे इंडिया जा रहे हैं। राहुल गांधी आखिरकार चुनाव के मैदान में उतर ही गए। 2023 में राहुल के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है। सारे सर्वे कहते हैं, सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 9 महीने में राहुल अगर कोई एक चुनाव जीत सकते हैं तो वो यही चुनाव है। मोदी विरोधी नेताओं ने राहुल गांधी को एक चैलेंज दिया है, कम से कम एक चुनाव तो जीत कर दिखाओ। राहुल ने इस चैलेंज को बड़ी सीरियसली ले लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि राहुल किसी राज्य में चुनाव अनाउंस हो जाने के बाद ही पहुंचते हैं। इस बार वो पहले पहुंच गए हैं। राहुल गांधी में कितना दम है? क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और नीतीश कुमार से कम दम है? और क्या इन सबको हराने का, सबको घेरने का प्लान नरेंद्र मोदी के पास पहले से तैयार है? आइए देखते हैं। क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदक नहीं है कि कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। संसद बैठी तो राहुल चेयरमैन सर, संसद ठप हुई तो भी राहुल आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज की एक प्रति। सड़क पर भी राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। बीजेपी की टाइमलाइन पर राहुल बीजेपी के कार्टून्स में भी राहुल, मोदी के मंत्रियों की जबान पर भी राहुल। He should apologize categorically, unequivocally. An apology doesn't come in the form of मैंने ये नहीं कहा, मेरे आपने ये समझ लिया, मैं कह कुछ और रहा था, etc. etc. तो उसको आकर के माफी मांगने में कौन सा शर्म की बात है? उसने गलत काम किया, गलत बयान किया है, लेकिन ये लोग परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए। ये नाक साफ है, नाक साफ। इनको जनता खदेड़ करके और देश से बाहर भेजेगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे जैसा लोग तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उनको मालूम है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग टूल किट के इशारे पर ये काम किया। बीजेपी अध्यक्ष भी बोले राहुल। उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी। क्या बीजेपी ही राहुल गांधी को हीरो बना रही है? क्या बीजेपी ही राहुल गांधी की टीआरपी बढ़ा रही है? नरेंद्र मोदी के सियासी विरोधियों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। लेकिन बीजेपी और उसके नेता पिछले 7 दिनों से मोदी के दूसरे किसी भी विरोधी का नाम नहीं ले रहे। खुद प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी पर ही हमले करते हैं। दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को
लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी इन दिनों ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रही। नीतीश कुमार पर सिर्फ बिहार बीजेपी के नेता बोलते हैं। केजरीवाल पर भी बीजेपी में सन्नाटा है। ठाकरे अब कोई मुद्दा नहीं दिख रहे। बीजेपी में ऊपर से नीचे तक राहुल ही राहुल हो रहा है। कांग्रेस ने इसे सावरकर वर्सेस गांधी का टर्न दिया तो बीजेपी भी उसी लाइन पर बढ़ चली। क्या मोदी ने 24 के लिए अपना विरोधी नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया है? बीजेपी ने जिस तरीके से राहुल को हेडलाइन दी, उससे ममता बनर्जी परेशान है, अखिलेश यादव परेशान है, केजरीवाल परेशान है, केसीआर परेशान है। याद कीजिए 22 का यूपी चुनाव। प्रधानमंत्री ने लाल टोपी और रेड सिग्नल कहकर अखिलेश का विरोधी चुन लिया था। नुकसान मायावती का हो गया। यूपी चुनाव में मुसलमानों ने मायावती को वोट ही नहीं दिया। क्या 24 में वैसा ही नुकसान ममता, अखिलेश, केजरीवाल को होने वाला है? क्या इसीलिए थर्ड फ्रंट कैंप में यह स्ट्रेटजी बनी है कि मोदी से बाद में लड़ो, पहले राहुल गांधी से लड़ो? 24 में मोदी से कौन लड़ेगा? क्या राहुल गांधी लड़ेंगे या अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे? ममता बनर्जी लड़ेंगी या अखिलेश यादव लीडर होंगे? क्या नीतीश कुमार को सब नेता मान लेंगे? क्या अनुभवी शरद पवार और केसीआर में से कोई नेता बनेगा? उद्धव ठाकरे का कितना चांस है? या इन सब को पीछे छोड़कर कोई और नेता मोदी से लड़ेगा? 24 के लिए अभी मोटे तौर पर 3 फ्रंट दिख रहे हैं। फर्स्ट फ्रंट नरेंद्र मोदी का है। सेकेंड फ्रंट राहुल गांधी का है। और थर्ड फ्रंट में कई नेता एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी नेता हैं और सबको मान्य है। सेकेंड फ्रंट के बारे में कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर कोई समझौता नहीं होगा। बचा थर्ड फ्रंट तो वहां हलचल सबसे ज्यादा तेज है। लीडरशिप का झगड़ा सबसे तीखा है। थर्ड फ्रंट की फ्रंट रनर ममता बनर्जी के एक बयान ने कोलकाता से दिल्ली तक पॉलिटिकल पारा हाई कर दिया है। क्या राहुल को प्रमोट करने के लिए संसद ठप की जा रही है? कांग्रेस के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट पर अब तक का सबसे तीखा हमला नरेंद्र मोदी की पार्टी की ओर से नहीं हुआ। 24 के चुनाव में कांग्रेस की उम्मीद को खारिज करने में सबसे आगे हैं ममता बनर्जी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के दम पर दीदी राहुल की उम्मीदवारी का दम निकाल रही हैं। ममता बनर्जी ने वो कह दिया जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन कहने में संकोच करते हैं। दीदी ने साफ साफ कह दिया कि अगर राहुल विपक्ष के लीडर बने रहे तो मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा। राहुल को टारगेट करने में ममता बनर्जी का क्या फायदा है, यह आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दीदी का वो बयान जिसका ऑडियो तो है लेकिन वीडियो नहीं है, क्योंकि दीदी ने ये बात अपने कार्यकर्ताओं से फोन लाइन पर कही। आज के दीर्घदिन ধরে আমাদের পার্লামেন্টে দেখবার দেখো রাহুল গান্ধী নেতা বানাবার জন্য কি নেতা দেখো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদিকে কেউ অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদির সবচেয়ে বড় পার্টি বলতে আমরা বুঝে সবচেয়ে বড় টিআর সরকার বলে আমরা তো কখন দেখেছি যে বাইরে কে হিন্দু দেশে আমরা তো পার্লামেন্ট খোলা থাকুক আগামী ব্যাপারে কেন আমাদের এই ব্যাপারে আলোচনা হোক
কেন গ্যাস ইন্টারপ্রেটার আলোচনা হচ্ছে না? কেন গ্যাস ইন্টারপ্রেটার আলোচনা হচ্ছে না? আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্লেস করেছে এই সুযোগে। আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানি না এবং আমরা করতেও দেবো না। এনআরসিও করতে দিইনি, মনে রাখবেন এটা আমার গভর্নমেন্টের হাতে, এটা অন্য রাজ্য করলেও আমি করবো না। আমি এনআরসিও করতে দেবো না, আমি কেউ করতে দেবো না। যেমন ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমরা মানি না, এটা মেনটেন করতে হবে। কত কাজ, কত রিলিজ, কত ক্রিক। ममता बनर्जी के कहने का लबोलुआब ये है कि उनकी पार्टी तो संसद चलाना चाहती है, लेकिन बीजेपी संसद चलने नहीं दे रही और मोदी राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं। ममता को लगता है कि राहुल को हेडलाइन में रखने के लिए ही उनके घर पुलिस भेजी गई है। राहुल को हेडलाइन में रखने के लिए ही लंदन में दिए गए उनके बयान पर संसद ठप की गई। मोदी जी खूब कोशिश करो हमें मट्टी में दबाने की, लेकिन हम बीज है बार बार उगते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई तो उसमें कांग्रेस समेत 15 दल आए। केजरीवाल का नुमाइंदा आया, नीतीश और लालू का नुमाइंदा आया, लेकिन ममता की पार्टी का कोई नुमाइंदा ना तो मीटिंग में आया, न विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। ममता को जवाब देने के लिए अधीर रंजन चौधरी आगे आए। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। ममता बनर्जी का गेम प्लान क्या है? 2014 में ममता ने बंगाल की 42 सीटों में से 34 सीटें हासिल की थीं। 2019 में ममता की सीटें घटकर 22 रह गईं। 2024 में ममता का टारगेट बंगाल की 40 सीटें जीतने का है। 1996 में एचडी देवगौड़ा की पार्टी के पास सिर्फ 46 सांसद थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। ममता वही रिपीट करना चाहती हैं, जबकि विपक्ष के दूसरे तमाम नेताओं को यह मालूम है कि जमाना मोदी का है, गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हो चुका है। हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस है। ये अलायंस मोदी की पार्टी से ज्यादा ममता की पार्टी को परेशान करता है। राहुल को टारगेट करके ममता बंगाल का मैदान साफ कर रही है। ममता वो गैप भी भरना चाहती हैं जो सोनिया गांधी ने खाली किया है। बीजेपी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप ना सोचे। पिछले चुनाव में तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत दौड़ भाग की थी, नतीजा देखा 1 दर्जन सीट हमने छीन लिया। तो इसलिए फिर बीच में गोवा, आसाम, त्रिपुरा सबका अभियान हो गया है, हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए उनको लग गया कि अब भागा दौड़ी करके फायदा नहीं, बंगाल बचाने से काफ़ी होगा। अखिलेश जी का पास काफ़ी टाइम है, अगर कोई काम नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म में निकले हैं। बंगाल से शुरू किया, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ममता राहुल में से किसे देखते हैं कि जो पीएम मोदी को चैलेंज कर सके? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2021 में ममता ने मोदी की महाशक्ति से लड़कर बंगाल की सत्ता हासिल की। विपक्ष के दूसरे नेताओं के लिए ममता ने एक बड़ी लाइन खींच ली।
राहुल अब तक वैसा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। चुनाव में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो, मैं जाने को तैयार हूं। बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताएंगे। लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल ने जो मोमेंटम बनाया वो हाल के विधानसभा चुनावों में खत्म हो गया। राहुल के पास राजनीति और शासन दोनों का अनुभव नहीं है। ममता बनर्जी दोनों मामले में राहुल से बहुत सीनियर हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल 2 बार मोदी से मात खा चुके हैं और विपक्ष में राहुल की लीडरशिप पर कोई सहमति नहीं बन रही। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। राहुल एक मायने में तो लकी हैं कि हेडलाइन उन्हीं की बन रही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अपोजिशन के एक्सेल वही नजर आते हैं। चर्चा में बने रहने का संकट इतना बड़ा है कि केजरीवाल की पार्टी अमृतपाल के मुद्दे पर दिल्ली में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालती है। राहुल गांधी मोदी से मुकाबले में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि वो अपना सपोर्ट बेस बढ़ाएं और राहुल का सपोर्ट बेस बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि वो जीत कर दिखाएं। जैसे ममता ने बंगाल को जीता, उसी तरह अगर राहुल कर्नाटक और मध्य प्रदेश जीत कर दिखा दें तो 24 का इक्वेशन चेंज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ममता का नजरिया भी बदल सकता है। तब तक राहुल फायरिंग रेंज में ही रहेंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र में मठ बनाएंगे और मठाधीश भी बनेंगे। बाबा सनातन के अपने प्रोजेक्ट के लिए जो चाहते हैं वो चुटकी बजाते मिल रहा है। सत्संग के लिए पार्क चाहिए था, मिल गया। बाबा की इच्छा थी मंदिर बनाना है, जमीन चाहिए थी, वो भी मिल गई। बाबा बागेश्वर ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार इतनी मेहरबान है? बाबा महाराष्ट्र में जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड पहले से तैयार था? बाबा का हिंदू राष्ट्र का नारा क्या उद्धव ठाकरे के लिए खतरा है? क्या बाबा शरद पवार और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? बाबा कहते तो हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, भक्तों के लिए उसका पॉलिटिकल मैसेज एकदम क्लियर होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयोगों से आगे क्या सियासी संयोग बनने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो क्या मलेशिया और क्या वेस्ट इंडीज होगा? हमने ये कहा सनातन में अगर एक बालक जो है राम के लिए दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो ये हर घर जो है संस्कार और संस्कृति का प्रचार होगा। महाराष्ट्र वीर शिवाजी का राष्ट्र है, जय भवानी का राष्ट्र है। जब उनका सपना पूरा हुआ और मुगलों को जो है नाकों चने चबाने पड़े, तो क्या हमको ये लाभ नहीं मिलेगा? मुंबा देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? भारत देश में राम की चर्चा, हनुमान जी का प्रचार अथवा फिर सनातन का प्रचार अगर रुकने लगेगा तो फिर सनातन का प्रचार या सनातन की बात किस देश में जाकर करें? हमें ये जवाब दें। ये महाराष्ट्र ही था जहां से बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू हुआ था, लेकिन बाबा बागेश्वर के मुंबई के ठाणे में 2 दिन के दरबार के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। यहां बागेश्वर बालाजी के मंदिर को जमीन मिली, उसका भूमि पूजन हुआ और वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। कल बाबा ने मुंबई को माया नगरी से माधव नगरी बनाने का ऐलान किया था। तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। तो आज फिर बाबा ने यही बात एक बार फिर दोहरा दी। माया नगरी को माधव नगरी बना रहे हैं। शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ। बिल्कुल, सनातन धर्म महाराष्ट्र में विरोध हुआ था वहाँ पे। वीर शिवाजी, वीर मराठा।
बाबा बागेश्वर के मुंबई को माया नगरी की जगह माधव नगरी बनाने वाले बयान का भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने भी समर्थन किया। बाबा ने कहा था माया नगरी को जो है अब माधव की नगरी बनाने की शुरुआत करना, तो लग रहा है हो गई है मंदिर से। देखिए मुंबा की नगरी है और जो माधव भगवान कृष्ण उनके वाम अंग से सारी देवी हैं, तो ये सुंदर भाव है और कभी कभी समय के साथ आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं लग रहा है कि इनका महाराष्ट्र में विरोध था और पहला जो मंदिर है बाबा बागेश्वर का, वो भी यहीं पे भूमि पूजन करने जा रहे हैं? देखिए तरह तरह के लोग हैं, सबका स्वागत है। महाराष्ट्र आने से पहले से ही बाबा बागेश्वर का खुलकर विरोध हो रहा था। उनका दरबार नहीं सजने देने की चुनौती दी जा रही थी, लेकिन बाबा ने सबकी चुनौती स्वीकार की और उसी धरती से विरोधियों को भी जवाब दिया। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं। बाबा बागेश्वर की जितनी लोकप्रियता बढ़ी है उतना विरोध भी, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को दो टूक कहा कि जितना मिटाने की कोशिश करोगे उतने धीरेन्द्र कृष्ण पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे, वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमने कहा हम करके बताएंगे। ऑटो वाले भाई साहब से जय श्री राम भी कहलवाएंगे। उन्होंने कहा ये जय श्री राम कहने भर से क्या होगा। हमने कहा भैया इसी से तो सब कुछ होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।